हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। ये देखिए आपका पेपर फर्स्ट है। ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। और इससे पहले देखिए इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी इसके 3 चैप्टर जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाले 3 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो देखिए वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। क्योंकि जब आप अभी से धीरे-धीरे तैयारी करते जाएँगे, तभी जाकर देखिए एग्ज़ाम तक अच्छे से आप प्रिपेयर हो पाएँगे। ठीक है? और सोचें कि आप एक साथ में सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, तो देखिए आप चाहे जितना कोशिश कर लें, एक साथ सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाएँगी। फिर आप बहुत कोशिश करेंगे रट्टा मारने की, वो सारा कुछ आप भूल जाएँगे। क्योंकि आप अब तो आपको एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर तो आप दे ही चुके हैं सभी लोग। ठीक है? तो अभी से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। जिस हिसाब से क्लासेस दी जा रही हैं, आप लगातार डेली क्लासेस लेते रहिए और साथ ही अपने नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है? और नहीं तो हम पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने दे रहे हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में देखिए हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। ये 4th जो चैप्टर है, प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, यानी बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ये चैप्टर देखिए काफी बड़ा है, तो इसको देखिए हो सकता है कि 2 या 3 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो। ठीक है? तो आपको कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी है। ठीक है? सारी क्लासेस देखनी है, तभी जाकर आप शुरू से कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप कर पाएँगे। तभी देखिए आप शुरू से अच्छे से सारी चीज़ें समझ पाएँगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं वैदिक युग में शिक्षा, यानी जो चैप्टर है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, यानी शिक्षा की भारत में कैसे शुरुआत हुई। ठीक है? तो वैदिक युग में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हमें समझना है। चलिए समझते हैं फिर। तो देखिए वैदिक युग का अर्थ क्या होता है पहले समझिए। जिस समय वेदों की रचना हुई, यानी वो कौन सा समय है जब वेदों की रचना हुई, उस समय को वैदिक युग कहते हैं। उस समय शिक्षा को बहुत पवित्र माना जाता था, यानी वो वैदिक युग में शिक्षा को पवित्र माना जाता था। ठीक है? चलिए अब आगे हम समझते हैं शिक्षा के उद्देश्य। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य क्या था। वैदिक युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं था, बल्कि अच्छा इंसान बनाना, चरित्र निर्माण करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, समाज के लिए उपयोगी बनाना। ठीक है? यानी वैदिक युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं था, बल्कि अच्छा इंसान बनाना, चरित्र निर्माण करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। ठीक है? समाज के लिए उपयोगी बनाना। ठीक है? चलिए अब आगे हम समझते हैं। अब चलिए हम समझते हैं शिक्षा की प्रणाली, यानी उस समय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो देखिए शिक्षा जो है गुरुकुल में दी जाती थी। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहते थे। ठीक है? गुरु ही शिक्षक, मार्गदर्शक और अभिभावक होते थे। जो विद्यार्थी थे उस समय गुरु के आश्रम में रहते थे, यानी गुरुकुल में रहते थे। वहीं पर शिक्षक और शिष्य एक साथ रहकर शिक्षण कार्य किया करते थे। ठीक है? शिक्षा निःशुल्क होती थी। उस समय शिक्षा के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था। अंत में गुरु दक्षिणा दी जाती थी। यानी अंत में जब देखिए शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, तब क्या है गुरु दक्षिणा के तौर पर कुछ गुरु को दिया जाता था। ठीक है? जैसे आजकल अगर देखा जाए तो गुरु दक्षिणा वही बन गई फीस। जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप वहाँ फीस देते हैं। ठीक है? लेकिन उस समय क्या था, जब शिक्षा पूरी पूर्ण हो जाती थी, तो लास्ट में गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। चलिए आगे हम समझते हैं कि शिक्षा का स्वरूप कैसा था। तो देखिए शिक्षा मौखिक होती थी। शिक्षा क्या थी, मौखिक होती थी, लिखित नहीं होती थी। गुरु बोलकर पढ़ाते थे, शिष्य याद करते थे। ठीक है? जीवन से जुड़ी शिक्षा दी जाती थी, यानी जीवन उपयोगी शिक्षा दी जाती थी जो कि जीवन से जुड़ी हो। पाठ्यक्रम, यानी उस समय का अगर पाठ्यक्रम देखा जाए तो कैसा हुआ करता था। तो क्या पढ़ाया जाता था, चारों वेद, यानी 4 वेदों के बारे में पढ़ाया जाता था। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है? यानी वेदों की शिक्षा दी जाती थी। उपनिषद के बारे में पढ़ाया जाता था, उपनिषदों की शिक्षा दी जाती थी और व्याकरण की शिक्षा दी जाती थी। और देखिए हम जितना आपको बता रहे हैं, जिस हिसाब से जितना शॉर्ट में आपको संक्षेप में बता रहे हैं, ऐसे ही लिखना है आपको। बेमतलब की बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी है, ना ही आपको निबंध जैसा लिखना है। क्योंकि आप देखिए ये बीए या एमए नहीं कर रहे हैं जो आप थ्योरी बहुत सारी लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। ये तो आप लोगों को अभी देखिए अंदाजा हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा।
आप लोगों का, तो देख लेना अगर आपने सटीक और थोड़ा लिखा है, यानी एक कॉपी में लिखा होगा, ठीक है। अगर आपने बहुत सारा थ्योरी लिख दी है, यानी ज्यादा थ्योरी लिखी है, बेमतलब की कापियां भरी है, उससे नंबर वंबर नहीं दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपको केवल संक्षेप में लिखना होता है। आपको निबंध जैसा कुछ नहीं लिखना है कि पता चला जो हाई स्कूल इंटर में आप लिखते थे 10 नंबर का निबंध, वैसे ही पूरा 4-5 पन्ने भर दिए निबंध जैसा, तब नंबर नहीं दिए जाते हैं। यहाँ सटीक लिखना होना चाहिए बस, आपको बेमतलब कुछ भी नहीं लिखना है। तो हम उसी हिसाब से आपको बता रहे हैं, उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको बेमतलब कोई भी चीजें ऐसी ना हो जो आपको बोझ बने और जिससे आपका कोई फायदा ना हो। तो इस हिसाब से हम बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सटीक भाषा लिखिए और जितनी चीजें कही जाएं बस उतना ही बताना है, ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम समझते हैं गणित और ज्योतिष। उस समय क्या पाठ्यक्रम था, गणित और ज्योतिष के बारे में भी पढ़ाया जाता था। शस्त्र विद्या सिखाई जाती थी, युद्ध कला सिखाया जाता था। ठीक है, धर्म और नैतिक शिक्षा, धर्म के बारे में सिखाया जाता था, नैतिक शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए शिक्षण विधियां, यानी शिक्षण की जो विधियां कौन कौन सी थी। तो गुरु का उपदेश, गुरु उपदेश देते थे। ठीक है, प्रश्न उत्तर विधि, यानी प्रश्न उत्तर विधि का उपयोग किया जाता था। बार बार अभ्यास द्वारा शिक्षण कार्य करवाया जाता था। चिंतन और आचरण के द्वारा भी शिक्षण कार्य करवाया जाता था। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं अनुशासन और जीवन शैली। उस समय अनुशासन और जीवन शैली कैसी हुआ करती थी। ब्रह्मचर्य का पालन, यानी गुरु और शिष्य एक साथ रहकर देखिए। नेक्स्ट है देखिए महिला शिक्षा। प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा मिलती थी। गार्गी और मैत्री प्रसिद्ध विदुषियां थी। ठीक है, तो देखिए वैदिक युग में अगर देखा जाए तो शिक्षित महिलाएं कौन कौन सी थी। एक थी गार्गी और मैत्री, प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं थी। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं वैदिक युगीन शिक्षण विधियां। तो देखिए वैदिक युग में शिक्षण विधियां कौन कौन सी थी। तो वैदिक काल में शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। शिक्षण मौखिक होता था और विभिन्न विधियों द्वारा ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, यानी उस समय शिक्षण क्या था, मौखिक हुआ करता था और विभिन्न विधियों के द्वारा ज्ञान दिया जाता था। तो देखिए सबसे पहली विधि है प्रवचन विधि। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मेथड ऑफ सरमन, यानी प्रवचन विधि। गुरु द्वारा किसी विषय पर निरंतर बोलकर ज्ञान देना। जो देखिए गुरु प्रवचन विधि द्वारा, ठीक है, बच्चों को क्या है, ज्ञान देता था, यानी शिक्षा देते थे। तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या हैं। धार्मिक और नैतिक विषयों में उपयोग। ठीक है, शिष्य ध्यान पूर्वक सुनते थे, यानी प्रवचन को क्या है, शिष्य ध्यान पूर्वक सुनते थे और वेद उपनिषद का पाठ इसी विधि से याद करते थे। ठीक है, तो इसके लाभ क्या क्या होते थे। तो विषय की स्पष्टता, यानी इसमें देखिए विषय की जो क्या हो जाती थी, स्पष्टता हो जाती थी, विषय बहुत ही स्पष्ट तरीके से याद हो जाता था। नैतिक मूल्यों का विकास होता था। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। गुरु किसी विषय को उदाहरण सहित समझा कर पढ़ाते थे। यानी व्याख्यान विधि में क्या है, गुरु किसी उदाहरण को लेकर, ठीक है, उसके माध्यम से बच्चों को समझाते थे। तो चलिए इसकी विशेषताएं देखते हैं। जटिल विषयों को सरल बनाना। व्याख्यान विधि में क्या होता था, जो कोई कठिन विषय है उसको व्याख्यान विधि से सरल बनाया जाता था। दर्शन ज्योतिष जैसे विषयों में प्रयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दर्शन ज्योतिष, ठीक है, इन विषयों में। और देखिए गुरु केंद्रित विधि, और जो व्याख्यान विधि होती थी ये गुरु केंद्रित होती थी। ठीक है, यानी टीचर सेंटर्ड। ठीक है, ये एजुकेशन कैसे होती थी, टीचर सेंटर्ड। लाभ क्या है इसका देखिए, गहन ज्ञान प्राप्ति। इससे क्या है, ज्ञान की जो है गहनता, यानी डीपली नॉलेज प्राप्त होता था। समय की बचत होती थी। टाइम क्या है इसमें, टाइम की क्या है, काफी बचत होती थी। चलिए अब हम समझते हैं प्रश्नोत्तर विधि। तो गुरु और शिष्य के बीच प्रश्न और उत्तर के माध्यम से शिक्षा, यानी गुरु और शिष्य के बीच प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग करके शिक्षण कार्य करवाया जाता था। जैसे देखिए इसकी विशेषताएं पहले समझिए। शिष्य जिज्ञासा प्रकट करते थे, यानी शिष्य क्या है, जिज्ञासा प्रकट करते थे, क्वेश्चन पूछते थे और टीचर उनका आंसर देते थे। उपनिषदों में अधिक प्रयोग। जब देखिए उपनिषदों की शिक्षा दी जाती थी तो इसमें देखिए इसका उपयोग, प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग ज्यादा किया जाता था। संवादात्मक विधि, यानी कौन सी विधि का उपयोग होता था, संवादात्मक, यानी विचारों का विमर्श, विचारों का आदान प्रदान। इससे देखिए लाभ क्या होता था।
सोचने की क्षमता का विकास होता था, विषय की स्पष्ट समझ होती थी। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए शास्त्रार्थ एवं वाद विवाद विधि यानी डिबेट एंड डिस्कशन मेथड। तो देखिए विद्वानों के बीच तर्कपूर्ण चर्चा द्वारा सत्य की खोज, यानी विद्वानों के बीच तर्कपूर्ण चर्चा होती थी और सत्य की खोज की जाती थी। ठीक है। तो इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती थी, इसमें क्या क्या होता था। तो उच्च शिक्षा में प्रयोग, इसका उपयोग देखिए क्या होता था, उच्च शिक्षा में प्रयोग होता था। सार्वजनिक रूप से वाद विवाद, यानी देखिए ग्रुप में डिस्कशन होता था। दर्शन और धर्म विषयों में उपयोग, दर्शन और धर्म जैसे विषयों में इसका उपयोग किया जाता था। इससे लाभ क्या होते थे, तर्क शक्ति का विकास होता था। ठीक है। यानी तर्क शक्ति का विकास होता था और देखिए आत्मविश्वास बढ़ता था, और इससे क्या है, आत्मविश्वास बढ़ता था। चलिए नेक्स्ट अब समझते हैं हम तर्क विधि यानी लॉजिकल मेथड। ठीक है। तर्क और प्रमाण के आधार पर ज्ञान देना। ठीक है, तर्क और प्रमाण के आधार पर ज्ञान दिया जाता था। इसकी देखिए विशेषताएं, अंधविश्वास का विरोध, अंधविश्वास का विरोध किया जाता था। कारण और परिमाण पर, कारण परिणाम पर जोर। ठीक है। दर्शन शास्त्र में प्रयोग, देखिए कारण और परिणाम, पहले कारण का पता लगाया जाता था, फिर उसका परिणाम निकाला जाता था। ठीक है। इससे लाभ क्या होते थे, विवेकशील सोच, यानी जो शिष्यों की थी यानी बच्चों की क्या है, इससे विवेकशील सोच होती थी, उनकी बुद्धि का विकास होता था। निर्णय क्षमता का विकास होता था। ठीक है, निर्णय क्षमता का क्या होता था, विकास होता था। नेक्स्ट है देखिए कहानी विधि यानी स्टोरी मेथड। कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा देना, बच्चों को देखिए कहानी और उदाहरण के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इसमें देखिए इसकी विशेषताएं क्या थी, नैतिक शिक्षा देने में उपयोग, रोचक और सरल विधि, बालकों के लिए प्रभावी। और इसका लाभ क्या है, देखिए रुचि बढ़ती थी, इससे बच्चों की रुचि बढ़ती थी, मूल्य शिक्षा सरलता से मिलती थी। ठीक है। चलिए आगे हम समझते हैं। देखिए यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य कौन कौन से थे। यानी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु के प्रति शिष्य के क्या कर्तव्य हुआ करते थे। तो चलिए पहले हम समझते हैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली वह व्यवस्था थी जिसमें शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। इस प्रणाली में गुरु को माता पिता के समान सम्मान दिया जाता था और शिक्षा जीवन व चरित्र निर्माण से जुड़ी होती थी। ठीक है। चलिए इसकी अब विशेषताएं हम समझते हैं। गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, यानी जो गुरुकुल शिक्षा थी वो कैसे थी, गुरु शिष्य की परंपरा पर आधारित थी। शिक्षा मौखिक होती थी, अनुशासन और ब्रह्मचर्य पर बल। ठीक है। निशुल्क शिक्षा, अंत में गुरु दक्षिणा, शिक्षा जो थी पूरी तरीके से निशुल्क थी, अंत में गुरु दक्षिणा दी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना, गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य, शिष्य का यह नैतिक और धार्मिक दायित्व था कि वह गुरु का सम्मान करे और उसकी आज्ञा का पालन करे। तो चलिए हम समझते हैं प्रमुख कर्तव्य कौन कौन से थे। गुरु का सम्मान करना, ये देखिए शिष्य का नैतिक कर्तव्य हुआ करता था। गुरु को ईश्वर तुल्य मानकर आदर करना, आज्ञा पालन करना, यानी गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु को ईश्वर के समान मानना, गुरु के आदेशों का पूर्ण पालन करना। अगर गुरु ने कोई शिष्य को आदेश दिया तो चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, शिष्य को उसका पालन करना होता था। गुरु और आश्रम की सेवा करना, गुरु की भी सेवा करना और आश्रम की भी देख रेख करना। जल लाना, लकड़ी एकत्र करना, यानी पानी लाना और लकड़ी को एकत्र करना आदि। ठीक है। और खाना बनाना, बहुत सारे कार्य हुआ करते थे आश्रम में, वो सभी क्या है, शिष्य और गुरु मिलकर करते थे। अनुशासन का पालन करना, संयमित जीवन, ब्रह्मचर्य और नियमों का पालन करना। ठीक है। निष्ठा और विनम्रता का पालन करना, अहंकार रहित शालीन व्यवहार रखना। ठीक है। स्वाध्याय और अभ्यास। नेक्स्ट था देखिए गुरु दक्षिणा देना,
शिक्षा पूर्ण होने पर श्रद्धा से गुरु दक्षिणा देना। यानी जब शिक्षा कंप्लीट हो जाए, यानी पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए, तो अंत में गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो देखिए आज हमने पढ़ा वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो वैदिक कालीन अगर शिक्षा व्यवस्था से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से ही आपसे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। आपको इसके अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ये सारी चीजें बताई हैं, आपको बस यही एक दो बार रिवीजन कर लेना है। बस आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और जितनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, बस आपको इतना ही पढ़ना है, इसके अतिरिक्त कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है? और आप किताब के सहारे मत रहिए, किताब में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, और कठिन भाषा का भी प्रयोग किया गया है, उसको आप अच्छे से समझ भी नहीं पाएँगे। और यहाँ पर हम बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करते हैं और संक्षेप में लिख कर लाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप संक्षेप में याद करेंगे, तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा, तभी आप उसका लाभ उठा पाएँगे और आपको पूरे-पूरे नंबर दिए जाएँगे। आपको दीर्घ उत्तर नहीं लिखना है, ठीक है? इस हिसाब से पढ़िए कि आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बस लिखना होता है। 2 नंबर में आपको बहुत ज़्यादा है तो 4 लाइनें लिखनी होती हैं। इसके अतिरिक्त आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।